अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज हम बात करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन में। मोशन इन टू डायमेंशन में दो पार्ट हमारे बनते हैं, ठीक है। एक बनता है हमारे पास सर्कुलर मोशन का, वो भी मोशन इन टू डायमेंशन है। और मेरा बेटा एक पार्ट बनता है हमारे पास, एक पार्ट बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों टू डायमेंशन मोशन है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन से, ठीक है। आज रात में जो हमारी जूम की क्लास होगी 9 बजे, उस पर हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को, ठीक है। और उसी में हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर को। आज हम कोशिश करेंगे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करें और उसके पास्ट पेपर को भी डिस्कस करें। तो मेरे बेटा चलिए आज स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है मेरे। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ओके। सर्कुलर मोशन मेरा बेटा मोशन एक ऐसा मोशन, मोशन which occur along the curve path from a fixed point, क्या मेरा बेटा फिक्स पॉइंट कौन सा होता है? सेंटर, है ना। तो फिक्स पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन, सही। अच्छा बेटा पास करना सर को, बोलना इसमें ही डाल। ओके मेरा बेटा, सर्कुलर मोशन हमारे पास किसी कर्व पाथ में जब मोशन होता है, ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट बना लिया मेरा बेटा, ठीक है। और हमने ये कर्व पाथ, ठीक है मेरा बेटा, कर्व पाथ बना लिया तो सेंटर ऑफ सर्किल से। अब मेरा बेटा ये जब सेंटर ऑफ सर्किल से हम देखते हैं कर्व पाथ, तो मेरा बेटा यहां से लेट सपोज ये O है, इस पॉइंट को देखा, इस पाथ में मोशन हो रहा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो मेरा बेटा जो सेंटर ऑफ सर्किल से, जो भी सेंटर से फिक्स पॉइंट से जो कर्व पाथ में मोशन होगी, दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और मेरा बेटा जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें एक फिक्स डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड रेडियस, है ना, रेडियस। तो हम किसी भी पॉइंट पे चले जाए, ठीक है, इनकम है, ओके। चल तो हमारे पास जो है दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हम देखें मेरा बेटा सर्कुलर मोशन में दो तरह के हम मोशन देखते हैं बेसिकली। जब हम सर्कुलर और रोटेशन मोशन में बात करते हैं तो हमारे दो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक हमारे पास मेरा बेटा स्पिन मोशन होता है, एक होता है स्पिन मोशन, और एक होता है ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इससे भी सवाल आ जाते हैं, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन। मेरा बेटा स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए दैट व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मेरा बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, ठीक है ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन है ना, तो सर्कुलर मोशन कभी भी एक प्लेन पे नहीं हो सकता, दो एक्सेस चाहिए, ठीक है, दो एक्सेस चाहिए, एक एक्सेस पे नहीं हो सकता। तो अभी देखिए, लेट सपोज करें अगर मैं इसको एक्स एक्सेस बनाऊं तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो गया, एक्स एक्सेस, दूसरा एक्सेस भी मौजूद है वाई एक्सेस। तो इसका मतलब है दो एक्सेस में मोशन हो रहा है, एक एक्स है और दूसरा वाई है। तो इसीलिए इसको हम कौन सा बोलते हैं? मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं। मोशन इन लाइन नहीं, लाइन में होगा तो एक एक्सेस में होगा, अगर दो एक्सेस में हो रहा तो दैट इज कॉल्ड मोशन इन प्लेन। तो इसीलिए मोशन इन टू डायमेंशन को मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है, मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मोशन इन, क्या मेरा बेटा? इन प्लेन, सही। तो जब भी दो एक्सेस में होगा तो मेरा बेटा
अब ये एक प्लेन है, सही। लेट सपोज करो हम इस तरह कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, तो ये जो सर्कल बना है वो एक्स और वाई एक्सेस के दरमियान बना है। तो मेरा बेटा जो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, एक्सेस ऑफ रोटेशन है, वो कौन से एक्सेस में होगा? एक्सेस ऑफ रोटेशन जेड एक्सेस में होगा। तो मेरा बेटा इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है सर जेड एक्सेस में अगर है, अगर ये जेड एक्सेस में है तो इसका मतलब है ये प्लेन से कैसा है मेरा बेटा? परपेंडिकुलर है। प्लेन से कैसा है? क्योंकि प्लेन क्या है? एक्स और वाई में, तो एक्स और वाई से जेड भी कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हुआ जेड एक्सेस इस प्लेन से कैसा है? परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और कहां से पास हो रहा? सेंटर ऑफ द सर्किल से। तो मेरा बेटा एक ऐसा लाइन जो प्लेन से परपेंडिकुलर हो और सेंटर ऑफ सर्किल से पास हो, तो उस लाइन को बोलते हैं मेरा बेटा एक्सेस ऑफ रोटेशन। दोबारा बोलूं, एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ सर्किल से पास हो रहा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, तो उस लाइन को हम बोलते हैं मेरे बेटा एक्सेस ऑफ रोटेशन। और दूसरे तरीके से जब हम डिफाइन करते हैं, एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट घूम रहा हो, एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट घूम रहा हो, दैट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो मेरे बेटा देखो इस परपेंडिकुलर लाइन के गिर्द ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो मेरे बेटा एक्सेस ऑफ रोटेशन को हम डिफाइन करने जाए तो एक्सेस ऑफ रोटेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तब हम ऑर्बिटल एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सेस ऑफ रोटेशन a line which is perpendicular, which is perpendicular to the plane passes through, किससे मेरा बेटा पास हो रहा? passes through center of circle, सही। और मेरा बेटा कैसे डिफाइन करेंगे? और करिए अ लाइन अबाउट विच ऑब्जेक्ट रोटेट्स, एक ऐसा लाइन जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट रोटेट करे। अ लाइन अबाउट विच ऑब्जेक्ट रोटेट्स, सही, दैट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक ऐसा लाइन जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट घूमे, दैट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है मेरा बेटा। तो सर्कुलर मोशन में एक ऐसा कर्व पाथ में एक फिक्स पॉइंट के गिर्द ऑब्जेक्ट घूमे, तो मेरा बेटा उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है, उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और जब हम बात करें एक्सेस ऑफ रोटेशन की, तो एक ऐसा लाइन जो प्लेन से परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास हो रहा हो, तो मेरे बेटा ऐसे लाइन को हम एक्सेस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। मेरे बेटा दो तरह के मोशन होते हैं जब भी हम बात करेंगे, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन की। तो मेरे बेटा स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन को हम देखें तो स्पिन मोशन क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट, सही, एक्सेस ऑफ रोटेशन जब ऑब्जेक्ट के अंदर से पास हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना उसके अंदर से एक्सेस ऑफ रोटेशन पास हो रहा हो, तो ऐसे मोशन को हम फिर स्पिन मोशन कहते हैं। जैसे लेट सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट खुद अपने एक्सेस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूम रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे मोशन को फिर हम स्पिन मोशन कहेंगे। जैसे हमारे पास हमने बात की कि लेट सपोज करो अगर डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ देखें तो डेली रोटेशन, ठीक है, अर्थ क्या करता है? दो तरह के मोशन करता है। एक तरह मेरा बेटा क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूमे, ठीक है, तो अर्थ अपने ही गिर्द घूम रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है इसका अपना एक्सेस ऑफ रोटेशन इसके बॉडी से पार हो, दैट मोशन इज कॉल्ड स्पिन मोशन। और एक एक्सेस ऑफ रोटेशन यहां पर है जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट घूम रहा है, लेकिन वो जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है ये इसके अंदर बॉडी से पास हो रहा है क्या? नहीं। तो जब एक्सेस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से पास हो रहा होगा और ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करे, तो ऐसे में आप सीधा समझ जाइएगा कि बॉडी के ऊपर है एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो इसका मतलब वो कौन सा मोशन कर रहा है? स्पिन मोशन। और अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन उसके ऊपर नहीं है और वो उसके गिर्द घूम रहा है, तो दैट इज कॉल्ड मेरा बेटा ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन में सिंपल सा फर्क है कि जब एक्सेस ऑफ रोटेशन जब बॉडी से पास हो रहा हो, तो मेरा बेटा इसका मतलब है कि जो भी मोशन वो सर्कुलर कर रहा है वो मेरा बेटा कौन सा है? स्पिन है।
और मेरा बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से पास नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। ठीक है ना, तो स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन। When axis of rotation passes through the body, सही, body rotates about axis of rotation, but it does not passes through, इससे मेरा बेटा दी बॉडी। Body rotates about its own axis, see, body rotates about its own axis, अपने ही एक्सिस के गिर्द बॉडी घूम रही, ठीक है ना। Body rotates about axis of rotation of सर्किल और प्लेन, ठीक है। तो मेरा बेटा स्पिन, अब हम आते हैं बेसिक सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मेरे बेटा सर्कुलर मोशन में हमारे पास कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए। एक मेरे बेटा हम सिंपल सी चीजें चलते, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन में एक सर्कुलर मोशन जब भी होगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन जब भी होगा आप याद रखें, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो मेरे बेटा ये सेंटर से हमारे पास एक फिक्स पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड ओ से। लेट सपोज हमने ओ से चले और मेरा बेटा हम यहां पर चले ए तक, ओ से ए तक, तो मेरा बेटा ये डिस्टेंस कैसा रहेगा, फिक्स, दैट इज कॉल्ड रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ द सर्किल। अब मेरा बेटा अगर इस रेडियस ऑफ द सर्किल को मैं देखूं तो ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद यहां से पार्टिकल चला है और चलते चलते किसी पॉइंट में यहां पी पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है ना। तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस देखूं ओ से पी, तो मेरे बेटा ये फिक्स फिर भी वही रहेगा, है ना, आर के बराबर, क्योंकि सर्किल है मेरा बेटा, ये वाला डिस्टेंस कैसा रहता है, फिक्स रहता है। तो मेरा बच्चा ये बना आर, ठीक है। अब यहां पर जो दो रेडियाई के दरमियान ये और ये रेडियाई के दरमियान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन रहा है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगल बन रहा है हम उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्टिकल बिटवीन टू रेडियाई
द एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल बिटवीन टू रेडियाई इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है मेरे बेटा, और हमारे पास ये जो सही है, और ये हमारे पास जो एंगुलर पाथ डिस्टेंस होता है, एंगुलर डिस्टेंस होता है, या हम कह लें ये जो डिस्टेंस होता है कर्व पाथ में, दैट इज कॉल्ड मेरा बेटा, हाँ भाई, आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ क्या होता है मेरा बेटा? कर्व पाथ में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। तो मेरा बेटा आइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सही। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय पार्टिकल between two radii, during in a curve path, सही, in a curve path, that is called angular displacement। ठीक है, एंड व्हाट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट? एस हम कहते हैं मेरा बेटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सही। डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, और इसी को क्या बोलते हैं मेरा बेटा? आर्क लेंथ। the distance covered by, कौन मेरा बेटा? पार्टिकल कर रहा है, बाई पार्टिकल along the curve path, ठीक है, is known as arc length और लीनियर डिस्टेंस। ठीक है, और लीनियर डिस्टेंस। ठीक है, अब मेरे बेटे यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास हम रेडियस को देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और रेडियस, तीनों के दरमियान एक रिलेशन है। ठीक है मेरा बेटा, अगर हम इन तीनों के दरमियान में एक बात करें तो हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा? डिस्टेंस की, तो s इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? r इंटू थीटा, सही, r इंटू थीटा। तो s इज इक्वल टू r थीटा। अगर हमें कभी भी ये निकालना है, हमारे पास लीनियर डिस्टेंस निकालना है, तो हमें r को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंगुलर डिस्टेंस से। ठीक है, अब एंगुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे बेटा यहां पर अगर हम देखें, लेट सपोज अगर हमसे बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, ए से चला है और मेरे बेटे यहां तक आ गया है, दूसरे बी तक, ठीक है ना, बी पॉइंट तक, तो मेरे बेटा बताओ कितना सर्किल कवर कर चुका? हाँ भाई, कितना सर्किल कवर कर चुका? ए से निकला है बी तक, हाँ, कितना सर्कुलर मोशन कर चुका? हाँ भाई, कितना? हाँ भाई, कितना हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना चुका? रेडियन में नहीं, ए से चला, आधा सर्किल चला है ना, पूरा सर्किल थोड़ी चला। तो 2 पाई तो मेरे बेटा 360 के बराबर होता है, सही। तो हमारे पास अगर मैं देखूं तो थीटा मुझसे बोला कि अगर मैंने हाफ सर्किल चला हूं, ठीक है मेरा बेटा, तो हाफ सर्किल अगर हम चलेंगे तो हमसे बोला थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अगर मैं डिग्री में देखूं तो 180 है,
और रेडियन में देखूं तो मेरा बेटा पाई के बराबर। ठीक है, रेडियन में देखूं तो पाई के बराबर है। सही। अब रेडियन में देखें पाई के बराबर है। और अगर मुझसे बोला सही है, यहां पर डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस एस, तो क्या होगा मेरा बेटा? हाँ भाई, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा। तो क्या करूंगा मैं? आर मल्टीप्लाई बाई पाई नहीं हो जाएगा? सही, आर मल्टीप्लाई बाई पाई नहीं हो जाएगा? ओके। और मुझसे बोला है डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरा बेटा? दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस, या हमारे पास एक फिक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर होता है, फिक्स डायरेक्शन में, इसीलिए हम इसको डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते। वजह क्या है? क्योंकि जब सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट कर रहा है तो मेरा बेटा देखो पॉइंट में, हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज होती जा रही, ठीक है ना। तो द पाथ कवर बाय अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड द पाथ कवर बाय अ बॉडी इन अ रैंडम डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो मेरे बेटा यहां पर डायरेक्शन क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन में, इसीलिए हम कहते हैं डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? क्योंकि मेरा बेटा क्या हो रहा होता है? पाथ चेंज हो रहा होता है। तो हम कहते हैं समटाइम के इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह देते हैं थीटा को, समझ रहे हो? समटाइम। एक दफा हमसे एमसीक्यूज बड़ा अच्छा पूछा, किप्स की बुक में, किसी बुक में मैंने पढ़ा कि हमारे पास वो सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा क्वांटिटी है इनमें से कि जो स्केलर भी होता है और वेक्टर भी होता है? तो मेरा बेटा थीटा स्केलर भी है और वेक्टर भी है, ठीक है ना। अगर हम देखें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों मेरा बेटा हमारे पास स्केलर भी है, वेक्टर, जब वो छोटा एंगल रहता है 10 डिग्री से स्मॉल होता है, तो मेरे बेटा उस जो कर्व पाथ में होता है ना, वो तकरीबन स्ट्रेट दिखता है। किस तरह दिखता है? स्ट्रेट लाइन। तो उस वक्त तक तो हम उसको वेक्टर मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब 10 डिग्री से ज्यादा बड़ा होने लगे तो फिर वो क्या हो जाता है मेरा बेटा? स्केलर, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या होने लगती है? चेंज होने लगती है। तो इसी वजह से 10 डिग्री से स्मॉल हो तो मेरा बेटा वो स्केल वेक्टर में आता है, और जैसे ही 10 डिग्री से ऊपर जाता है तो फिर वो स्केलर में। तो वो स्केलर और वेक्टर दोनों में, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या होने लगती है? चेंज। अब मेरा बेटा यहां पर देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो हमारे पास अगर मैं यहां से देखूं तो डिस्टेंस तो आ गया। अगर मुझसे कोई डिस्प्लेसमेंट बोले ना, डिस्प्लेसमेंट, इस केस में डिस्प्लेसमेंट बड़े इंपॉर्टेंट बात बोल रहे मेरे बेटा। डिस्प्लेसमेंट अगर कोई बोलेगा ना तो मैं एक फिक्स पाथ में देखूंगा। अब पार्टिकल था ना, यहां पर था ए पे, अब पार्टिकल पहुंचा कहां है मेरा बेटा? तो मेरा बेटा मैं यहां से यहां तक देखूंगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? अगर मुझे कोई डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू होगा मेरा बेटा 2r। किसके बराबर होगा? कैसे मेरा बेटा? यहां से r और यहां से, तो ये एक ही पाथ में, सही। डिस्टेंस निकाला तो ये था, और एंगल निकाला तो ये था, समझे? फर्क पता चला? तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? पाई आर के। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? 2r के, सही। और मेरे बेटा थीटा देखें तो थीटा कितना होगा? अगर यहां से यहां तक चले 180 डिग्री में, रेडियन में कितना होगा? लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दोबारा ए पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्यों मेरा बेटा? क्योंकि जहां से निकला इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान हम फासला देखते हैं फिक्स पाथ में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों कैसा है? तो मेरा बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। इसीलिए हम कहते हैं वर्क कितना होता है? जीरो होता है। किसके अंदर? सर्कुलर मोशन। ओके, क्लियर है मेरी बात? अब देखो लास्ट सवाल, लास्ट ईयर बड़ा मजेदार सवाल पूछा 2025 में, ठीक है। उसने बोला कि एक 2025 के एक सवाल पढ़ता हूं मैं, इसके अंदर मेरे पास मौजूद होगा, ठीक है। अगर जल्दी निकल गया तो हाँ भाई देखिए, हमसे क्या बोल रहे हैं, सवाल सुनिए। 2025 एमडीकैट में आया इस साल। कहता अ बॉडी मूव्स अलोंग द सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कुलर पाथ में, सेमी का मतलब मेरा बेटा हाफ, ठीक है ना। सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, रेडियस कितना है? ऑफ फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है ना, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, वन एंड ऑफ द डायमीटर टू अदर, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब सुनिए क्या बोला,
दोबारा सुन लीजिए पूरा सवाल। अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ अ डायमीटर टू द अदर एंड। एक एंड से दूसरे एंड पे, डायमीटर के एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है, और सर्किल का रेडियस कितना है मेरा बेटा? 10 मीटर है। तो बताइए रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो मेरा बेटा डिस्टेंस और तो मेरा बेटा डिस्टेंस कितना, अगर मैं डिस्टेंस निकालता, हाँ भाई किसके बराबर होगा? हाँ भाई, हाँ सेमी सर्कुलर मेरा बेटा डिस्टेंस रेडियस बताया मैंने कितना? 10 इंटू पाई, सही है। और यहां पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता तो कितना होता? 20 होता, सही मेरा बेटा। इन दोनों का रेशियो लेना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया डिस्प्लेसमेंट से, मेरा बेटा 0 से 0 मर गया, तो क्या बना? पाई बाई 2। दैट इज योर आंसर। सही। उसने पूछा हमसे, सेमी सर्कल में मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट और एक डायमीटर के एक पॉइंट से दूसरे एंड पे पहुंच गया, तो बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, क्या रेशियो बनेगा? तो मेरे बेटा मैंने एक तरफ से डिस्टेंस निकाला, एक तरफ से डिस्प्लेसमेंट निकाला। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने सिंगल पाथ को चूज किया, ठीक है। तो यहां से यहां तक 10 मीटर, यहां से यहां तक 10 मीटर, तो 20 मीटर हो गया। ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच चुका सेमी सर्कल में, ठीक है। और इसका जब मैं डिस्टेंस निकालूं तो वो निकाला मेरा बेटा मैंने पाई आर से, ठीक है। तो आर मेरा बेटा मैंने डिवाइड कर दिया, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से, आ गया पाई बाई 2। डन है। तो ये 2025 के एमडी गेट का सवाल था। ओके, चलिए आगे चले मेरे बेटा। क्लियर है यहां तक? अगर हमारे पास ओके, अगर हमारे पास, सही है, तो गौर से सुन के पढ़िएगा पेपर में कि कहां से कहां तक बोल रहे हैं, ठीक है। आइए मेरे बेटा, अगर हमारे पास मैं देखूं वन कंप्लीट रोटेशन हो, तो वन कंप्लीट रोटेशन बता सकते? वन कंप्लीट रोटेशन, सही। अब यही चीज को हम डिस्कस कर लेते, ठीक है ना। व्हाट इज, हाँ भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होना चाहिए? हाँ, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर। नहीं आर लगाओगे तो फिर एस हो जाएगा वो, ठीक है ना। वो डिस्टेंस हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, ठीक है। ये गलती करते हैं आराम से। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा आ चुका आपके पास, हाँ, कितने के बराबर? थीटा 2 पाई इंटू आर, दैट इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? इज इक्वल टू, यहां से निकला था कंप्लीट रोटेशन हो गई, ए से निकला था ए पे पहुंच गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरे बेटे? 0। क्लियर? आते हैं मेरा बेटा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर? तो मेरे बेटा आते हैं एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? मेरा बेटा वेलोसिटी है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी द रेट ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट से डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, ठीक है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ
the rate of change of angular displacement, the rate of change of angular displacement, हाँ मेरा बेटा, is called angular velocity. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो मेरे बेटा एंगुलर वेलोसिटी निकालने जाएंगे. ठीक है, फॉर्मूला क्या बना? ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी. ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी. अब मेरे बेटा थीटा अपॉन टी, तो थीटा लेट सपोज मुझसे बोल रहे हैं, अभी अगर मुझसे बोल रहा है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. अगर मुझसे बोल रहे हैं कि भाई बताइए 5 रेवोल्यूशन हो रहा है 2 सेकंड में, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? दोबारा से बोलूं. ठीक है मेरे बेटा, इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन, है ना. एसआई यूनिट क्या होती है? थीटा की. डिग्री नहीं होती, रेडियन होती है. टाइम का क्या मेरे बेटा? तो ओमेगा की यूनिट क्या बनी एंगुलर वेलोसिटी की? रेडियन. तो अब हम सवाल क्या बोल रहे थे? कितना रेवोल्यूशन कर रहा है? एक दफा मैंने एक सर्कल में ऑब्जेक्ट को घुमाया, और कितनी दफा घुमा दिया मेरे बेटा? 5 दफा. तो 5 रेवोल्यूशन करा दिया. तो 5 रेवोल्यूशन कितने सेकंड में? 2 सेकंड. बताइए उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? तो मेरा बेटा एक रेवोल्यूशन में बता सकते हो थीटा कितना होता है? एक रेवोल्यूशन में तो 5 दफा घुमा दी तो कितना हो जाएगा मेरे बेटा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो. 10 दफा बोल दिया तो 10 से मल्टीप्लाई करो. 50 दफा बोल दिया तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो. एक रेवोल्यूशन में फिक्स है. कितना है मेरे बेटा? 2 पाई. तो मेरे बेटा 5 रेवोल्यूशन इन 2 सेकेंड्स. अगर 5 रेवोल्यूशन इन 2 सेकेंड्स है तो बताइए ओमेगा कितना होगा मेरा बेटा? तो 5 रेवोल्यूशन है ना, थीटा कितना होगा? 2 पाई एक रेवोल्यूशन में होता है. तो 5 रेवोल्यूशन में सर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय टाइम 2 से 2 कट गया सर. तो ये बना 5 पाई रेडियन पर 5 पाई रेडियन पर सेकेंड. दैट इज योर ओमेगा. डन मेरा बेटा. आइए तो आगे हम चलते हैं. जब ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर रहा होता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती तो ओमेगा के बराबर है, लेकिन जाहिर सी बात है जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट शुड हैव सम डायरेक्शन. ठीक है ना. तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं मेरा बेटा? हाँ डायरेक्शन ये साफ करो. ओके, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? बाई राइट हैंड रूल ना. बाई राइट हैंड रूल. तो हम मेरा बेटा क्या करते हैं राइट हैंड रूल से? राइट हैंड रूल सही, राइट हैंड रूल. ओके, राइट हैंड रूल में हम मेरा बेटा किसी भी प्लेन में क्या करते हैं? अपने 4 फिंगर को थंब हमारा डायरेक्शन बताता है. ठीक है, लेट सपोज करो कि अगर ये सर्किल एक्स वाई में नहीं होता, एक्स वाई में नहीं होता, एक्स जेड में होता, तो एक्स जेड में होता तो मेरा बेटा ऐसे नहीं बनता ये, है ना. वाई में नहीं बना, ये किस में बना? एक्स जेड में. तो मेरा बेटा एक एक्स जेड में अगर हमारे पास इस तरीके से सर्किल में ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, एक्स जेड में, तो याद करो एक्स रोटेशन मेरा बेटा ऐसे नहीं बनता फिर वाई में, है ना. समझ रहे हो? एक्स और जेड में ये जेड एक्सेस, ये एक्स एक्सेस. तो एक्स और जेड में अगर एंगल बना है तो एक्स रोटेशन कहां होगा? वाई में. परपेंडिकुलर होता है ना प्लेन से. अभी हमने बात की एक्स रोटेशन कहां होता है? परपेंडिकुलर. तो अगर सर्किल एक्स जेड में बना है तो एक्स रोटेशन कहां होगा? वाई में. इन दोनों से परपेंडिकुलर कौन हो सकता है? वाई हो सकता है. ठीक है मेरा बेटा. अब देखिए एक्स जेड में अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो हम क्या करते हैं कि हमें देखना पड़ेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को. तो मेरे बेटा हम यहां से एक्स से घुमाया मैंने, अगर ये मेरा बेटा क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है?
है ना, एंटी क्लॉकवाइज है तो कहां था, अपवर्ड, और अगर मैंने देखा ये क्लॉकवाइज है तो कहां है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी सर्किल के गिर्द आपने फोर फिंगर को रोटेट करना है, या प्लेन के गिर्द फोर फिंगर को रोटेट करना है, जैसे भी घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूम रहा है, क्लॉक घूम रहा है, तो आप मेरा बेटा इस तरीके से देखोगे तो आउट अपवर्ड है, और इस तरीके क्लॉकवाइज देखोगे तो डाउनवर्ड है। इसी तरीके से अगर मैं इस तरीके से पूछा जाए कि आउट ऑफ द प्लेन है या इनवर्ड टू द प्लेन है, ठीक है ना, तो अगर देखो मेरा बेटा यहां पर एंटी क्लॉक घुमाऊं तो एंटी क्लॉक घूम रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो आउटवर्ड टू द प्लेन है, और अगर मैं ऐसे घुमाऊं क्लॉकवाइज इनवर्ड टू द प्लेन, तो मेरा बेटा हमें देखना पड़ेगा क्लॉकवाइज घूम रहा है या, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटवर्ड टू द प्लेन, और क्लॉकवाइज होगा तो इसी तरह। अगर वो एग्जैक्ट में बोले अपवर्ड और डाउनवर्ड तब भी आप, तो आप अपने फोर फिंगर को राइट हैंड रखे, फोर फिंगर बस राइट रखिएगा, ठीक है ना, कुछ लेफ्टी होते लिखने में तो वो फिर इसको ना घुमाना शुरू कर, ठीक है, तो उल्टा आ जाएगा, सही। तो अब याद रखिए, हाँ भाई, तो इसकी जो एंगुलर जो ओमेगा है उसकी डायरेक्शन को देखने के लिए राइट हैंड रूल लगाएंगे, और मेरा बेटा अगर हमारे पास एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक है तो क्या होगा, हाँ भाई आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा और अपवर्ड होगा, आउटवर्ड टू प्लेन, हाँ भाई, और अगर क्लॉकवाइज हुआ, हाँ मेरे बेटे क्लॉक वाइज हुआ, क्लॉकवाइज हुआ क्या होगा, इनवर्ड टू प्लेन, सही, आउटवर्ड। तो ओमेगा हमेशा याद रखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है ना, या तो अपवर्ड था यहां पर या तो डाउनवर्ड था यहां पर। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट से देखूंगा तो मेरे बेटा अगर हम इस तरह देखेंगे, तो अगर सेंटर से देखें तो या तो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेरा बेटा आउटवर्ड या मेरा बेटा इनवर्ड, सही। ओके, ओके, ठीक है, तो या तो यह आउटवर्ड ये तो इनवर्ड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है ओमेगा की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होती है, और वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। डन है मेरा बेटा, सही। तो आपने चाहे किसी भी तरीके से सर्किल को बनाए, किसी भी तरीके से सर्किल को बनाए, ओमेगा को एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रखना है, वो डिपेंड करेगा मेरा बेटा किस तरह का मोशन है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। लेकिन हम आते हैं मेरा बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, हाँ भाई वेलोसिटी क्या हो, चेंज। तो एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली, हम लीनियर वेलोसिटी में बाद में आते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेरा बेटा अल्फा, ठीक है, अल्फा। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है मेरा बेटा, सही। अच्छा, एक जबरदस्त सवाल भी आया मेरे जहन में, चलो अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म का मतलब एक ही स्पीड से कर रहा है, सही, एक ही स्पीड से कर रहा है, एक ही स्पीड से कर रहा है, इसका मतलब मेरा बेटा उसकी, हाँ एक ही स्पीड से कर रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू कैसी है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रही, ठीक है। विद द टाइम कैसा रह रहा है मेरा बेटा, सेम रह रहा है उसकी वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी सेम रह रही है, किसी कर्व पाथ में वो एक ही स्पीड से मोशन कर रहा है, ठीक है। अब अगर वो एक ही स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है सर्किल में, तो अगर हमारे पास देखा जाए तो वहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। इसका मतलब है ओमेगा का वेरिएबल होना जरूरी है,
वेरिएबल होने का मतलब क्या है मेरा बेटा, उसकी वैल्यू उसके मैग्नीट्यूड में क्या आनी चाहिए, तब्दील होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देखें, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगर जब भी लफ्ज इस्तेमाल कर दे, मैंने ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्किल विद एंगुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आप समझ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा मेरा बेटा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of the rate of change of angular velocity is called angular acceleration. angular acceleration, ठीक है मेरे बेटे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमारे पास हम बात करते हैं मेरा बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका चेंज, एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सही। और अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं मेरा बच्चा, तो ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा एफ माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हाँ भाई, डिवाइड बाय टाइम, सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है और उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है। तो मेरा बेटा मैं इसको ऐसे ना लिख दूं, अल्फा इंटू टी, सही, इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई। और ओमेगा एफ किसके बराबर होगा मेरा बेटा, ओमेगा आई, सही, इंटू टी, हाँ मेरा बेटा, सॉरी, ओमेगा आई प्लस माइनस का था, इस तरह भेज दिया, प्लस का हो गया, इंटू अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा एफ मेरा बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है सर, ये आ रहा है ना, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सही, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहां पर क्या है, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है ना, ए की जगह आ गया अल्फा और वी की जगह आ गया ओमेगा। तो इसका मतलब है क्या ये ओबे करेगा इक्वेशन ऑफ मोशन को, यस मेरा बेटा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन को ओबे करेगा, ठीक है। अभी हम उसको आगे लिखते, तो मेरे बेटा यूनिट बना लेते, यूनिट क्या होगी अल्फा की, सही, यूनिट क्या होनी चाहिए मेरे बेटा, बताइए, ओमेगा की यूनिट रेडियन पर और डिवाइड बाय टाइम सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। डन। हम मेरे बेटे डायरेक्शन ऑफ अल्फा, ठीक है। जैसे हमारे पास ए और वी के दरमियान मेरे बेटे डायरेक्शन होता है, गौर से देखिए, ए और वी कैसे मेरा बेटा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को देखें, तो अगर बॉडी की, अगर लेट्स सपोज लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, और अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है मेरे बेटा, पॉजिटिव होता था। पॉजिटिव होने का मतलब यह कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कैसे, सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर बॉडी के किसी ने ब्रेक मारना शुरू किया गाड़ी में, तो वेलोसिटी कम हो रही, तो एक्सेलरेशन होगा सर, हाँ, डी एक्सेलरेशन कहलाएगा वो, ठीक है। और वो क्या कर रहा है मेरा बेटा, वेलोसिटी को कम कर रहा, तो उस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा ब्रेक लगाओगे, फोर्स कहां जा रहा है, पीछे की तरफ, क्योंकि याद करो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना, ब्रेक लगाओगे, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ कि फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ मोशन से, इसीलिए मेरा बेटा ए की वैल्यू कैसी होगी, वो अपोजिट होगी वेलोसिटी से। इसी तरह ओमेगा में आके देखो कि मेरे बेटा अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है, अगर इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है ऑब्जेक्ट की, तो अल्फा और ओमेगा एक ही डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को आप रोक रहे हैं और उसकी स्पीड कम होते जा रही, स्लो होता जा रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू कम होती जा रही।
अल्फा और ओमेगा कैसे हो जाएंगे? तो मेरा बेटा होता दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। अब अल्फा की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है ओमेगा। ओमेगा अगर बढ़ रहा है तो अल्फा और ओमेगा एक ही डायरेक्शन में हो, और अगर ओमेगा की वैल्यू कम होते जा रही, वेलोसिटी कम होती जा रही, एंगुलर वेलोसिटी, तो मेरा बेटा एंगुलर वेलोसिटी कम होगी तो हमारे पास ओमेगा और अल्फा दोनों कैसे हो जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन निकालने जाएंगे इफ ओमेगा इंक्रीजिंग। हाँ भाई, ओमेगा अगर ओमेगा इंक्रीजिंग है, सही है, तो अल्फा कैसा होगा? अल्फा सेम इन डायरेक्शन होगा ना मेरा बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉक अपवर्ड होगा या अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, वो तो किस पे डिपेंड कर रहा? ओमेगा पे। सही, अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा? ओमेगा पे। लेकिन अल्फा की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही? मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा पे, कि वो बढ़ रहा है तो सेम डायरेक्शन, कम हो रहा है तो मेरे बेटा, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा और अल्फा दोनों सेम डायरेक्शन, सही ना। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो याद रखो ओमेगा अगर ऊपर है तो अल्फा कहां होगा? समझे? डन? ओके, तो हमने यहां लिख लिया ओमेगा डिक्रीजिंग, अल्फा अपोजिट इन डायरेक्शन, सही। तो अगर वो अपवर्ड होगा तो अल्फा कहां होगा? डाउनवर्ड, और अगर वो डाउनवर्ड होगा तो अल्फा कहां होगा? अपवर्ड, अगर वो डिक्रीजिंग है। सही मेरा बेटा, सबको क्लियर? डायरेक्शन कोई मसला नहीं। डायमेंशन की बात हमने नहीं की थी, डायमेंशन याद रखिएगा, ठीक है। इसकी डायमेंशन को भी सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ। डायमेंशन, ठीक है मेरे बेटा। तो हमारे पास याद करें, चाहे अल्फा जो हमारे पास थीटा है, थीटा की यूनिट क्या हमारे पास? थीटा की यूनिट एसआई में क्या होती है? रेडियन। क्या ये जो रेडियन यूनिट है वो कौन सी यूनिट कहलाती है? सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाती है। कौन सी यूनिट कहलाती है? सप्लीमेंट्री यूनिट। क्योंकि देखो अगर मैं निकालूं तो एक्चुअल में यूनिट होनी ही नहीं चाहिए। एस इज इक्वल टू क्या है? आर थीटा। तो अगर थीटा निकालूं तो एस अपॉन क्या होगा? आर। एस की यूनिट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट है, या डिस्टेंस है मीटर, आर रेडियस है, ये भी क्या होगा? ऊपर से नीचे कट के मेरे बेटा कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। तो जो यूनिट बनाई गई दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो थीटा की वैसे तो यूनिट दिखती नहीं, अगर हम एक्चुअल में ड्राइव करेंगे तो सप्लीमेंट्री यूनिट है, एक्चुअल यूनिट नहीं होती। तो मेरे बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट, क्योंकि सर्किल को डिवाइड करके बनाया गया इसको, ठीक है, कि अगर हमारे पास एक सर्किल को 360 पार्ट में ब्रेक कर दे तो एक पार्ट 1 डिग्री के बराबर कहलाएगा। सही सही। और हमारे पास सही। तो अब हमारे पास ये सप्लीमेंट्री यूनिट है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट होंगी तो उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अगर मैं निकालने जाऊं हाँ बेटा डायमेंशन, तो डायमेंशन निकालते वक्त मैंने बोला था मेरे बेटा यूनिट को इस्तेमाल कर ले आप, है ना। तो मेरे बेटा रेडियन है ना, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। तो रेडियन कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी मेरा बेटा, तो कुछ नहीं लिखा। सेकेंड किसकी यूनिट है? टाइम क्या है? तो मेरे बेटा ऊपर लेके आ जाओ, सही है। इसी तरह इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे। हाँ मेरे बेटा बताइए, कुछ रेडियन की कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगी, सेकेंड टाइम के बराबर, स्क्वायर नहीं मेरा बेटा, टी इनवर्स, ठीक है।
डन, चले आगे। एक सवाल पूछे 2025 से, चले मैं वैसे ही पढ़ रहा हूं, आप बताइएगा जवाब, ठीक है? सुन के मेरा बेटा कहता है द एंगल फॉर्म एट अ सेंटर ऑफ अ सर्किल, द एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल एज अ बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। ठीक है, अगर एक बॉडी एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पे जाता है, एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पे जाता है, और मेरा बेटा हमारे पास जो एंगल बना रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम। सही, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सिंपल से सवाल भी पूछ लेता है, ऐसा नहीं कि सारे सवाल मुश्किल ही आते। ओके सवाल, हाँ भाई एक और एक सवाल देखिए, बड़ा जबरदस्त है, आप इसमें से कोई जवाब दे। सही, गौर से सुनिएगा समझ के, ठीक है, आराम से। तो इन सर्कुलर मोशन इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कीप कांस्टेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कीप कांस्टेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रखा जा रहा है। ठीक है, एक मतलब कांस्टेंट का मतलब है कि एक सेकंड में लेट सपोज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन हो रहा है, हर एक सेकंड में 1 रेडियन हो रहा है, तो इसका मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा है? कांस्टेंट है। आप ये नहीं समझिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रुक गया तो सर्कुलर मोशन ही निकल आएगा फिर तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है और उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, एक सेकंड में 1 रेडियन हो रहा होगा। ठीक है ना, जो भी हम वैल्यू लेना चाहते हैं वो ले ले। डिक्रीजिंग द रेडियस, उसके और सर्किल के रेडियस को छोटा करते जा रहे हैं, मतलब बड़ा सर्किल था उसको छोटा कर लिया, डिक्रीजिंग द रेडियस। तो क्या होगा इनमें से? ठीक है, ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, increase the linear velocity, increase decrease the linear displacement, or no effect in linear displacement. Increasing linear displacement, decreasing linear displacement, increasing linear velocity, or no effect on, हाँ डिक्रीज क्या, क्यों, कोई रीजन बताएगा? रेडियस कम हो रहा है तो लीनियर डिस्टेंस आप सोचे और पक्की बात है, अब सोचते हैं। S इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, थीटा। आप सोचे लीनियर पाथ है ना, आप सही कह रहे हैं। आप बताइए लीनियर पाथ आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनता है, इनकी बात पे भी गौर करते हुए चलते। मेरा बेटा अगर आप देखो तो एक सर्किल बड़ा था, इसका जो टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होगा दैट इज इक्वल टू एस। ये कह रहा हूं मेरा बच्चा, ये छोटे छोटे, अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो ये टोटल लेंथ कम नहीं हो जाएगी पहले से? सही, कम हो जाएगी ना। ओके, तो इसका मतलब है यहां पर 1 रेडियन अगर कवर कर रहे हैं थीटा और यहां पर 1 रेडियन कवर कर रहे हैं, क्या दोनों का एस बराबर होगा? नहीं होगा। अब सिंपल सी चीज सोचो, ये तो फिक्स है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसने सवाल में बोल दिया, और आर को क्या कर रहे हो? तो मेरा बेटा एस क्या हो जाना चाहिए? आर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मेरा बेटा आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आर की वैल्यू कम होगी तो एस खुद ब खुद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझे? तो डिक्रीजिंग लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक का जवाब सही था, ठीक है मेरा बेटा। 2025 सिंपल से जवाब था कि थीटा तो फिक्स है, आर की वैल्यू छोटी, आर कम करते जाओगे खुद ब खुद एस क्या होता जाए। सही, साफ करूंगी। ओके, अगला बड़े स्लो चल रहे हैं हम। ओके, साफ करूं ये साइड तो कर दूं ना। ओके,
डन मेरा बेटा। अब अगला पार्ट देखते हैं। आइए, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आइए लीनियर वेलोसिटी मेरा बेटा, कुछ हम डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे और फिर हम लीनियर वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। एक सर्कल बना लिया हमने, ठीक है, अच्छा बने ना बने, ओके, समझ लें एक सर्कल है, ओके ठीक है। चलो, बहुत सारों से अच्छा बना रहा हूं, ओके। ओ और ए, सही, ओ और ए। तो मेरा बेटा ऑब्जेक्ट चल रहा है, एक पॉइंट से चला दूसरे पॉइंट पे चला गया, ठीक है ना। तुम लोगों की कॉपी देखी थी ना मैंने, सही, तब से मैं कह रहा हूं मैं अच्छा बना रहा हूं, ओके, ठीक है। चलो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला गया मेरा बेटा। यहां पर जो वेलोसिटी होती है दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल, सही, टेंजेंट टू द सर्कल, सही। और मेरे बेटे ये तो रेडियस है हमारा, सही। अब रेडियस है तो याद रखो, रेडियस और टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी दोनों के दरमियान एंगल कितना होता है, याद रखिए 90, परपेंडिकुलर होते हैं ये दोनों आपस में, रेडियस एंड लीनियर वेलोसिटी। आपसे बोला टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो मेरे बेटे टेंजेंशियल वेलोसिटी भी तो इसी डायरेक्शन में होती है सर, सही। एक और एक एक्सेलरेशन होता है मेरे बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी बोल रहा हूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो आपसे रेडियस और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बोले मेरे बेटा, फिर भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगी। लेकिन अगर आपसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बोल दे तो मेरे बेटा रेडियस की डायरेक्शन में हो, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मेरे बेटा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल। तो रेडियस और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल कैसा मेरा बेटा, वो दोनों कैसे होंगे, आपस में पैरेलल, सही है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियस, टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियस, क्लियर है, याद रहेगा। तो आप बनाते चले जाओ, ठीक है, खुद बनाते चले जाओ। आर पूछ लेगा, वो सिंपल सी बात, ठीक है, आर एंड ए टी ऐसे लिख लो, तो परपेंडिकुलर, सही, आर एंड वी टी परपेंडिकुलर, आर एंड ए सी पैरेलल, सही। तो ये आपको पता होना चाहिए, डन है। अब मेरा बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी में आता है। तो मेरा बेटा जो हमारे पास वेलोसिटी होती है दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी a velocity of the body which is tangent to the, किससे मेरे बेटा, सर्कल, just tangent to the circle, ठीक है। एंड रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एंड एंगुलर वेलोसिटी मेरे बेटा, टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू किसके बराबर, r इंटू ओमेगा, r इज इंटू ओमेगा, r इंटू ओमेगा। और मेरा बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कोई बताएगा मेरा बेटा? एक्सेलरेशन दो है सर, वेलोसिटी अकेला है। यस, यहां पर यही बात है मेरा बेटा, एक्सेलरेशन यहां पर दो है और वेलोसिटी एक अकेला है। तो दो तरह की एक्सेलरेशन कैसे हो जाती है कि वेलोसिटी से? कोई जवाब? नहीं। और कोई जवाब? और कोई जवाब? वेलोसिटी एक है, एक्सेलरेशन दो, कैसे होगा इसे? मेरा बेटा जब हम लीनियर मोशन करते हैं, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी हैज टू थिंग्स, वन इज अ मैग्नीट्यूड, अनदर इज अ डायरेक्शन। दो चीजें होती हैं।
अब जब लीनियर वेलोसिटी में हम बात करते हैं तो लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, तो उसमें डायरेक्शन की तो बात खत्म हो गई, चेंज ही नहीं हो सकता। उसमें सिर्फ किसकी बात होती है, मैग्नीट्यूड। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन आएगा, तो इसीलिए वहां पर v और a आता था, डायरेक्शन की बात ही नहीं होती थी। लेकिन जब हम सर्कुलर मोशन में देखते हैं तो वेलोसिटी जब यहां पर था तो इसकी डायरेक्शन ये थी, आगे जाता है तो इसकी डायरेक्शन अलग है। तो वेलोसिटी अपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपनी डायरेक्शन को भी क्या कर रहा है, तो यहां पर दो चीजें चेंज हो रही, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और तो मेरे बेटा जब मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन आता है दैट इज कॉल्ड, और जिस इसकी डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सेलरेशन आता है दैट इज कॉल्ड, तो मेरे बेटा एन एक्सेलरेशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी, एन एक्सेलरेशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आइए, एन एक्सेलरेशन which is produced due to change in magnitude of tangential velocity is called tangential acceleration। ठीक है, ठीक है। दैट्स वाई हमारे पास एटी का रिलेशन हमारे पास किससे होता है मेरा बेटा, आर इंटू अल्फा से होता है, समझ रहे हो, आर इंटू अल्फा होता है। वजह मेरा बेटा देखो गौर से सुनो, मैग्नीट्यूड चेंज, अगर v के मैग्नीट्यूड चेंज होगा, गौर से सुनो, v का मैग्नीट्यूड चेंज होगा यानी कि v की वैल्यू बढ़ते जा रही जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू वो भी क्या हो रही, बढ़ रही, क्योंकि जितना तेजी से लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा या लीनियर डिस्टेंस कवर होगा उतनी तेजी से एंगल भी चेंज होगा, तो थीटा भी उतनी तेजी से चेंज होगा। इसका मतलब है थीटा से कौन लिंक करता, ओमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी, और एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो कौन चेंज होगा मेरे बेटा, अल्फा, और लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होने से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इसलिए ये दोनों आपस में लिंक कर, ठीक है। तो ए टी इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, सही। अब याद रखिए हमारे पास, सही, इसी तरह हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, मैग्नीट्यूड के चेंज होने से नहीं मेरा बेटा, मैग्नीट्यूड के चेंज होने से नहीं, किसके चेंज होने से, डायरेक्शन की चेंज। अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, गौर से सुनो, एक ऐसा मोशन हुआ जिसमें यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही, तो अगर यूनिफॉर्म का मतलब है वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, मतलब v की वैल्यू सर फिक्स हो गई, तो v की वैल्यू फिक्स हो गई तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो at की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू भी फिर क्या हो जानी चाहिए, समझ आ रही मेरी बात, अल्फा। इसका मतलब ओमेगा भी सर, v कांस्टेंट हो गया तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो गया, और ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो अल्फा भी जीरो होना चाहिए, एटी भी जीरो। लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज होना रुक जाएगा, नहीं मेरा बेटा, जब तक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में तो डायरेक्शन तो चेंज होती रहेगी। इसका मतलब है कभी भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो, जब तक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में तब तक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद रहेगा, जब तक ऑब्जेक्ट स्टॉप ना हो जाए, ठीक है। एटी कभी भी जीरो हो सकता है, ऑब्जेक्ट चल रहा है तब भी जीरो हो सकता है, लेकिन एसी कभी भी जीरो नहीं होता। क्यों मेरे बेटा, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होगी, ठीक है। तो आइए, एन एक्सेलरेशन which is
प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन मेरा बेटा, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर क्या है, चले, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सही। और मेरा बेटा ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसकी डायरेक्शन कहां होगी हमेशा, हाँ भाई, टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्किल, पूरा लिख दिया। और अगर एक्सेलरेशन होगी तो सर न्यूटन ने कहा है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है उस डायरेक्शन में फोर्स भी होगी, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अ फोर्स, कोई भी फोर्स, अ फोर्स विच इज डायरेक्टेड, उसकी डायरेक्शन कहां होनी चाहिए, डायरेक्टेड टुवर्ड दी सेंटर ऑफ, क्या मेरा बेटा, सर्कल, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर। अगर मैं रस्सी को बांध के घुमा रहा हूं, रस्सी पे एक पत्थर बांध के घुमाऊं, तो मेरा बेटा रस्सी पे टेंशन आई, टेंशन कहां होगी, टुवर्ड दी सेंटर, तो वो टेंशन फोर्स ही बेसिकली क्या है, सही। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसके, न्यूक्लियस के गिर्द, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड, जिसमें हमने रेडियस वाली इक्वेशन भी ड्राइव की चैप्टर नंबर 26 में, ठीक है। तो मेरा बेटा वो जो भी फोर्स हो जो सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ हो, ठीक है। तो मेरा बेटा अगर मैं फोर्स निकालने जा रहा हूं तो मेरे पास सिंपल सी चीज है मेरा बेटा कि मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा, मास को एक्सेलरेशन से, दैट इज ए न्यूटन सेकेंड लॉ, सही। एंड एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू मेरा बेटा किसके बराबर है, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ए सी, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो, कोई मुझे बता सकता है यहां पर रिलेशन बिटवीन ए टी एंड ए सी क्या होगा, बताओ। पैरेलल, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, सही। एंड विच इज इक्वल टू मेरा बेटा वी इंटू ए सी, बताइए। परपेंडिकुलर, क्योंकि ए सी तो रेडियस के साथ है, सही, क्लियर। कोई भी रिलेशन पूछ ले आपको डायरेक्शन याद होनी चाहिए कौन कहां होता है, ठीक है। और न याद आ रहा हो तो पहले ड्रॉ कर लेना, ठीक है, सही, क्लियर। अब मेरा बेटा यहां पर हम क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर चुके थे, हम आखिरी पार्ट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को इन टर्म ऑफ, हम जो एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर एक्सेलरेशन है इसको हम इन टर्म ऑफ कुछ एमसीक्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। मेरा बेटा एस इज इक्वल टू क्या होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट लिखा हुआ है, हाँ मेरे बेटा यहां पर एंगुलर में लिख ले, एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है मेरा बेटा, थीटा, ठीक है।
S इज इक्वल टू क्या होता था वी आई टी, तो यहां ओमेगा इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2 अल्फा थीटा ओमेगा डन। किसी को मसला? आइए कुछ सवालात सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। बहुत सारे सवालात हैं, आज हम बहुत सारे सवाल लेकर आए। ओके, वैसे सुबह की क्लास बड़ी मजेदार है ना, मुझे तो बहुत मतलब 8 बजे से तो ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल बंदा फ्रेश होता है उस वक्त। ओके, नहीं ज्यादा जल्दी हो जाएगा। चलिए, मेरा बेटा एक सवाल हमसे पूछा, सुनिएगा जवाब लेते हैं। 2013 में एक सवाल आया है, ठीक है, 2013 में एक सवाल है, सुनिए और से करते जाए, कॉपी करते हैं, सुनते भी जाइए। कह रहा रोटेटिंग व्हील ऑफ रेडियस, एक रोटेटिंग व्हील है, वो रोटेट कर रहा है मेरा बेटा 0.5 मीटर, हैज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड, हैज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड एट द सेम इंस्टेंट द 10 रेडियन पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो 10 रेडियन पर सेकेंड हो गया कितने टाइम के बाद? तो बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? कोई मसला? हाँ भाई, शुरू में कितना था 5 रेडियन पर, तो मेरा बेटा इनिशियल कितना है 5 रेडियन पर सेकेंड, बाद में कितना है 10 रेडियन पर सेकेंड, टाइम कितने बाद 5 सेकेंड बाद। तो बताइए ए की वैल्यू, मेरा बेटा यहां तो लिखा अभी हमने, है ना, कहां लिखा था एंगुलर, हाँ भाई एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा हमसे, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई टी। तो मेरा बेटा कितना 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू मेरा बेटा 5 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज योर अल्फा। ये 2013 में सवाल आया कि एक व्हील है, घूम रहा है 5 रेडियन पर सेकेंड से, और 5 सेकेंड बाद उसकी रेवोल्यूशन हो जाती है मेरे बेटे, या एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है 10 रेडियन पर सेकेंड। तो बताइए उसकी, ये सारे अपलोड है, ठीक है, आप लोगों के पास ऑलरेडी, तो यू कैन सॉल्व इट चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ये नाम से फोर्स एंड मोशन के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। एक सवाल और 2016 से, क्लियर कर लिया मेरा बेटा, ये तो हमारे पास 2013 था। ओके, 2016 से बोला है, सुनिएगा सवाल को, कहता है 400 ग्राम बॉल इज टाइड टू द एंड ऑफ अ कॉर्ड, ठीक है, एक 400 ग्राम का बॉल है, उसको रस्सी से बांध दिया गया एंड ड्रिल इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल, और उसको सर्किल में घुमाया जा रहा है, ठीक है ना, ऑफ रेडियस, जो सर्किल का रेडियस है वो कितना है मेरा बेटा डाटा बनाते जाइएगा 0.6 मीटर, ठीक है, तो रेडियस है सर्किल का 0.6 मीटर। इफ बॉल मेक्स, वर्ड सुनिए, इफ द बॉल मेक्स 5 रेवोल्यूशन इन 2 सेकेंड्स, कितने रेवोल्यूशंस 5 रेवोल्यूशन इन 2 सेकेंड्स, व्हाट इज द बॉल लीनियर स्पीड, बॉल की लीनियर स्पीड कितनी होगी? हाँ भाई, बॉल की लीनियर स्पीड कितनी होगी? कितना रेवोल्यूशन कर रहा, कितने टाइम में? तो मेरा बेटा आप निकाल लो कि थीटा इज इक्वल टू कितना रेवोल्यूशन हुआ, तो 10 पाई हो गया ना, एक में कितना होता है 2 पाई, ठीक है मेरा बेटा। और अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है
क्या करूंगा सर, डिवाइड बाई टी, तो डिवाइड बाई टी कर देता हूं, एंगुलर वेलोसिटी आ गया। हाँ बेटा, टी की वैल्यू कितनी है, कितने सेकंड्स में, कितना हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना आ गया 5 पाई, है ना, रेडियन पर सेकेंड। और लीनियर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू पाई की वैल्यू 3.142। सही, तो लीनियर वेलोसिटी आ गई, लीनियर वेलोसिटी निकाले। तो पहले मेरा बेटा थीटा 5 रेवोल्यूशन से थीटा आ गया, थीटा डिवाइड बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी आ गया, रेडियस गिवन था, मल्टीप्लाई कर दिया, एंगुलर केस में कन्वर्ट हो गया लीनियर वेलोसिटी। डन है। एक सवाल आया 2011, ठीक है, 2011, क्लियर है मेरा बेटा, सही। क्वेश्चन नंबर भी लिखते चले ताकि आपको याद भी आराम से ढूंढ पाए। तो क्वेश्चन नंबर 17 ने जो अपलोड किया हमने वहां पर, ये वाला जो अभी हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले वाला मैं बता देता हूं, वहां पर 15 था, उससे पहले वाला 15 था, और उससे पहले वाला 8 था, 8, 15 और अब 17 पढ़ रहा हूं मैं, 8, 15 और 17 जो अपलोड है, ठीक है मेरे बेटा। आइए सवाल सुनते हैं, ठीक है, सुन के समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो, वरना तो मैं यहां पर प्रोजेक्टर पे खोल लेता। ओके मेरे बेटा सुनो गौर से, इफ अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्किल, एक बॉडी है जो मूव कर रही कांस्टेंट स्पीड से सर्किल के अंदर, ठीक है। अब बताइए इसमें से क्या होगा। ऑप्शन, नो वर्क डन ऑन इट, नो फोर्स एक्ट ऑन इट, नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन इट, इट्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, हाँ मेरे बेटा, और नन ऑफ 5 दोबारा से बोलो। एक बॉडी है जो सर्किल में कांस्टेंट स्पीड से चल रही, सही, कांस्टेंट स्पीड से चल रही इन अ सर्किल, नो वर्क डन ऑन इट, ऑप्शन ए, नो फोर्स ऑन एक्ट ऑन इट, ऑप्शन बी, नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी अब से कह रहा है इट्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, और ऑप्शन ई कह रहा है नन ऑफ वेलोसिटी, गलत, नो एक्सेलरेशन गलत, 3 तो हो गया, तो कोई ना कोई आ ही जाएगा, नो वर्क डन, सही है। अब सुनो, अब जवाब भी सुन लो, ठीक है ना मेरा बेटा। अगर गौर से सुनो, क्या अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा, होगी, तो एक्सेलरेशन जीरो कैसे होगा, नो एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ये वाला एक्सेलरेशन तो मौजूद रहेगा, ये भी हम बात करके आए। तो टोटल एक्सेलरेशन जब हम निकालते हैं ना इस केस में, तो दैट इज इक्वल टू AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, सही। और AT अगर कांस्टेंट स्पीड से चला, AT को तो मान लेता हूं मैं जीरो हो जाएगा, तो AC तो सर जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब है AC ये स्क्वायर से रूट, तो टोटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर, तो एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं होगा। एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ तो सर ये फोर्स भी तो नहीं होगा, ये वाला फोर्स भी, ये तो आते ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो फोर्स भी जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन वाला ऑप्शन भी खत्म, फोर्स वाला भी ऑप्शन खत्म। अब मेरे बेटा कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट रहेगी, सोचो, हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी मेरे बेटा। ऑब्जेक्ट जब सर्किल में चल रहा, अभी मैंने बात की थी, दो चीजें चेंज होती, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो गई। एक वेक्टर उस वक्त सेम रहता है जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उसकी डायरेक्शन भी सेम। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर एक स्पीड से चल रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो सर सेम नहीं रह रही, तो उसका मतलब वो वेलोसिटी सेम नहीं है, समझ रहे हो। तो वेलोसिटी सेम नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही, समझ रहे हो। दोबारा से बोलूं, क्या बोला मैंने, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी सेम उस वक्त रहता है, दो वेक्टर को हम बोलेंगे उस वक्त सेम है दोनों, कि जब दोनों की मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू भी सेम हो,
और दोनों की डायरेक्शन भी सेम, सही है, तब वो दोनों सेम होंगे। अगर दोनों में से एक चीज भी बदल गया तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखें कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, वैल्यू तो सेम हो जाएगी सर, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, चेंज। तो इसी वजह से वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। और ऑप्शन था एक नन अबव, तो वो तो हटा ही दो, बचा नो वर्क ऑन इट। क्लियर, वो तो हमने शुरू में बात की, सही, शुरू में बात की क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है मेरे बेटे, जीरो। ठीक है, और दूसरी बात है डिस्प्लेसमेंट हम यहां पर देखें, लेट सपोज करो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखें, लेट सपोज करो अगर मैं यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं, इसको ये छोटा सा पाथ, लेट सपोज छोटा सा पाथ था, ये स्ट्रेट ले लेते हैं। गौर से देखो मेरा बच्चा, इधर देखो, इस छोटे से पाथ को हम स्ट्रेट ले लेते हैं। कोई बोलता है सर हमने बहुत छोटा सा कवर किया था, ये स्ट्रेट पाथ था, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं क्योंकि स्ट्रेट पाथ होगा तो डायरेक्शन सेम रहेगी। तो लेट सपोज कर लो, चलो डिस्टेंस के बजाय इसको डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, सही ना। तो डिस्प्लेसमेंट ये है, हाँ मेरे बेटा, डिस्प्लेसमेंट यही है। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा तो फोर्स सर कहां है, सेंटर की तरफ, सही है। इन दोनों के दरमियान एंगल कितना मेरा बेटा, 90, तो वर्क कितना होना चाहिए, समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के दरमियान cos थीटा आता था वर्क में, तो मेरे बेटा ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क कितना हो जाएगा, फिर भी वर्क 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, क्लियर है मेरा बच्चा, सबको क्लियर हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहां हो जाएगा मेरा बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर हो जाएगा क्योंकि स्पीड कैसी है, सेम है। ठीक है, कोई और फोर्स है नहीं, एक ही फोर्स है। अगर एक और एक फोर्स हो सकती है टेंजेंशियल फोर्स, जब वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड से रोटेट, ठीक है, लेकिन वो बोल दिया कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है या स्पीड है, तो मेरे पास मेरे बेटे एक ही फोर्स है सेंटर की तरफ, वो इस तरफ है रेडियस के पास, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये दोनों एंगल कितना बनाएंगे 90, वैसे भी वर्क क्या हो जाएगा 0। क्लियर है मेरी बात, ओके, तो नो वर्क ऑन इट, डन। हाँ मेरा बेटा, क्लियर हो रहे सारे कॉन्सेप्ट, हाँ भाई। चलो एक सवाल और पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पहले हम कर चुके हैं, रिपीट हुआ है, 2014 2016 में एक ही सवाल आ गया था, ठीक है, जिसमें हमने 5 रेवोल्यूशन पर 2 सेकंड था ना, जिसमें लीनियर स्पीड फाइंड करनी थी, तो वो सवाल 2014 में भी आया, 2016 में भी। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो मैं उसके रिस्पेक्ट से बात करूं जो हमने अपलोड किया था, तुम देखोगे वहां पर मिल जाएगा। ओके मेरा बेटा, अच्छा आपसे कहता है द एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इंक्रीजेस, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, फ्रॉम 2 रेडियन पर सेकेंड टू 5 रेडियन पर सेकेंड इन 0.5 सेकेंड्स। 2 से कितना हो जा रहा है 5 रेडियन, 2 रेडियन से कितने टाइम में 0.5 सेकेंड्स। तो बताइए इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी। हाँ मेरा बेटा, 2 से कितना हो गया 5, तो फाइनल कितना था मेरा बेटा, फाइनल कितना था, सॉरी 5, इनिशियल कितना था 2, तो मेरा बेटा अभी हमने लगाया था ना 5 - 2 3 डिवाइड बाय 0.5 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 0.5 तो कितना आ जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड, 6 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ रहा हूं, 6 रेडियन पर सेकेंड, ओके। The rate of change of angular velocity with respect to, the rate of change of angular velocity with respect to dash defines the angular acceleration. The rate of change of angular velocity dash with respect to dash defines the angular acceleration. हाँ मेरा बेटा, टाइम बिल्कुल सही है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 26 2015 में आया, क्वेश्चन नंबर 26 2015 में आया, सवाल पढ़ूं, कहता है मेरा बेटा अ जिप ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 110 किलोमीटर पर आवर से कांस्टेंट स्पीड से एक जीप चल रही है अराउंड अ कर्व, एक कर्व पे,
ऑफ रेडियस 100 मीटर, उसका रेडियस कितना है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। हाँ मेरा बेटा क्या बोला हमसे, ड्रॉ कर दूं, चले उसको ड्रॉ करके बना ले, बहुत गंदा करती है बोर्ड को। चलिए कह रहे एक जीप है जो कर्व पाथ में चल रहे, ठीक है, सही, कोई भी गाड़ी बना लेते बचपन वाली, ओके। चलो तो कर्व पाथ में मेरा बेटा इसकी वेलोसिटी आपको बताई हुई कांस्टेंट कितना मेरा बेटा 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इस कर्व पाथ का जो रेडियस है, इस कर्व पाथ का जो रेडियस है वो मेरा बेटा 100 मीटर। तो बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा, जरा जल्दी से बताइए मेरा बेटा। किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, एमडी कैट का सवाल है सर, तो फिर कैलकुलेटर भी नहीं होगा, ओके। तो हमारे पास मेरा बच्चा हुआ 108,000 को किलो को खत्म करने के लिए 1000 डिवाइड बाय मेरा बेटा 36, 20 से 20 मर गया मेरा बेटा, 36 1 36, 36 3 108, ठीक है। तो कितना बना मेरा बेटा 30 मीटर पर सेकेंड, वी आ गया, सही, वी आ गया। आर पता है मेरा बेटा, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन मेरा बेटा वी कितना 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, मेरा बेटा 3 का स्क्वायर कर लो कितना आया 9 आ गया, तो 0 का स्क्वायर इसका मतलब 2 0 आ जाएगा एक के बजाय, डिवाइड बाय मेरा बेटा 100, 0 से 2 0 कैंसिल, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तेज तो नहीं किया, सही है, समझ आया सबको कैसे किया मैंने, ठीक है। 36 का टेबल कैसे याद हो गया सर, अच्छा, एक बात खूबसूरती ये होती है नॉर्मली सवाल के अंदर एमडी कैट के अंदर कि मेरे बेटे वो मल्टीपल होता है, जैसे तुम अगर नया समझ आए ना कभी कि सर क्या कैसे करें हम, तो 36 जब होगा या ऐसे नंबर्स होंगे तुम उसको डबल करते चले जाओ, 36 को 2 टाइम्स किया 72 हो गया सर, ठीक है ना, और 36 को 3 टाइम्स कर लिया, फिर 36 ऐड कर देता हूं मैं 72 में, 108 हो गया, तो 3 दफा पढ़ूंगा तो आ जाएगा, ओके है ना, सही। तो नॉर्मली वो फ्रैक्शंस में नहीं करते हैं, ठीक है, वो मल्टीपल रखते हैं, तो आप पहले चूज कर लीजिएगा। और अगर कभी लग रहा हो फ्रैक्शंस में आ रहा हो, तो लेट सपोज तुम्हें लग रहा हो कि जैसे लेट सपोज कभी हमसे सवाल पूछता और यहां पर ना 109 कर देता, अब मैं देखता यार 108 तो 3 टाइम्स होता है, समझ रहे, 108 3 टाइम्स होता है, लेकिन ये 109 ये तो हो ही नहीं रहा, तो मेरे बेटा फिर भी क्या कर लो 3 ले लो, जो भी नंबर आ रहा होगा इसके क्लोज आ जाएगा बिल्कुल आंसर, ठीक है ना, इसके क्लोज आंसर आ जाएगा, तो फिर भी 3 ले लो, बिल्कुल करीब है ना, 09 है, जरूरत नहीं फ्रैक्शन को सोचने की, ठीक है। तो उसमें भी क्या कर लो आप 3 ले लो, 3 लेने के बाद उसको सॉल्व 33 ले लिया, ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई किया, इसको 30 ले ले और इसके बाद 30 से सॉल्व कर दे, ये वाला आंसर इससे 9 पॉइंट समथिंग आ रहा हो तो आप पहचान लोगे यही करीब, समझ गए। तो ये मैं मेडिकल वालों से बात कर रहा हूं, तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। देने क्लियर है मेरा बच्चा, ओके। ये मैंने बताया कौन सी ईयर में आया हुआ, ओके। मेरा बेटा सेम सवाल आया, क्वेश्चन नंबर 28 है, 2019 में आया, 2019 में सुन लीजिए सर, जल्दी से सुनिए। सवाल कहता है मेरा बेटा अ कार ऑफ 500 kg, अ कार ऑफ 500 kg is traveling at a constant speed 9 मीटर पर सेकेंड, कर्व मीटर पर सेकेंड में दे दिया 9 मीटर पर सेकेंड और अ कर्व ऑफ 100 मीटर, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस दफा फोर्स पूछे, तो मेरा बेटा कितने स्पीड से मूव कर रहा, 9 मीटर पर सेकेंड से कितने स्पीड से मूव कर रहा, तो मेरा बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा, स्पीड बता दी ना 9, रेडियस सेम है, 9 का मेरा बेटा स्क्वायर 81 और 100 से डिवाइड करना तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट इधर आ जाएगा ना, 100 से डिवाइड करने में मेरा बेटा समझ आता है ना, यहां पर है पॉइंट, 100 से डिवाइड, एक 10 से करते तो यहां आता और 100 से करते तो क्या आ गया 0.81, ये तो आ गया सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सही 0.8, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मेरे बेटा मास गिवन था ना, क्या बोला था मैंने मास
किसी को याद? 500। हाँ मेरा बेटा, तो 500 kg, ठीक है ना, जी पे ग्राम में तो होगा नहीं। ओके, सही सही। तो मेरा बेटा अब देखो दोबारा से ये 2 0 आ गया, इसको शिफ्ट कर दो वहां पर, क्या बना मेरा बेटा? हाँ क्या बन गया? 2 पॉइंट को शिफ्ट कर दो तो ये बन गया 81। सही, 81 बन गया। आप इसको 0 ही कंसीडर करो, छोड़ दो सबको। 5 8 40 हो गया मेरा बेटा, एक 0 रह गया था, लगा दिया 0, आंसर आ गया। सही। तो अब इसका जो एक्चुअल आंसर है वो हम देखते हैं। देखो ऑप्शंस दूर दूर होंगे, आपको आराम से ढूंढने का मौका मिलेगा, ठीक है। 5 8 40। अब मेरा बेटा आपसे ऑप्शन दिया है, और से देखो, एक ऑप्शन है ऑप्शन ए 205, ऑप्शन बी 305, ऑप्शन सी 405, ऑप्शन डी 505। इतना दूर दूर है यार, 100 का डिफरेंस है। इसके 400 के करीब ही करीब कोई होगा, क्योंकि सिर्फ 1 तो हटाया हमने, ठीक है। क्लियर है? वरना वही तरीका फिर लगाना पड़ेगा। 8 के साथ यहां 1 रह गया ना, हाँ समझ रहे हो? 8 रह गया ना, प्लस कर दो मेरे बेटा, यहां पर 5 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर दो। 1 हटा दिया था, 1 को अलग कर लिया, 80 को अलग मल्टीप्लाई कर लिया, 1 को अलग मल्टीप्लाई कर लिया। 80 मल्टीप्लाई करना मेरे लिए आसान था, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया मेरे बेटा, 5 1 5, 405 पूरा आ गया। सही सही, तरीके अपने अपने होते हैं, एग्जैक्ट निकालना चाहो तो निकल जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? तो 1 को अलग करके लिख दिया मैंने, कि 1 को 5 से अलग मल्टीप्लाई कर लेता हूं। सही। ओके, चलो सर तो नहीं आ गए? अच्छा, कंप्यूटर की क्लास होगी ना, टेस्ट के बाद क्लास है। ओके, नहीं है, चलो तो टेस्ट चलें बस, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, टेस्ट कर लें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरा बच्चा। अल्लाह हाफिज़। काफी क्वेश्चन करवा दिया आपको, ठीक है। आई होप कि बहुत डिफरेंट तरीके से आप लोग ट्राई कीजिएगा सर्कुलर मोशन के सवाल। कोई सवाल हो तो मेरा बेटा पूछ सकते हो। जैसे बेसिक्स मैंने नहीं कराया कुछ, जैसे अब ये आप लोगों को खुद करना भी है घर पे जाके। 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। 2 पाई रेडियन, तो मेरा बेटा 1 रेडियन कितने के बराबर? 360 डिवाइड बाई 2 पाई से 2 पाई, याद है ना, किसके बराबर होता? तकरीबन 57.3 डिग्री के बराबर होता 1 रेडियन। सही। इसी तरीके से 1 डिग्री बोलता तो क्या होता? 1 डिग्री बोलता तो क्या होता? 360 को क्या कर देते? 2 पाई को डिवाइड कर देते किससे मेरा बेटा? 360 से, तो आ जाता। ये बेसिक से ये आपको आना चाहिए। ओके, क्लियर है मेरा बेटा? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।